हे गाइस, एनिमल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में पता लगा कि कैसे हेल जो अपनी पावर खोकर काफी ज्यादा दुखी है, जहाँ पे ओरिक मजीनो उसे मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा था ताकि अपने रियल गोल को परसू कर सके। वहीं दूसरी तरफ हाकिन और क्राका ने मिलकर एक इविल प्लान को जाम दे दिया, जहाँ पे हाकिन अपने ट्रू फॉर्म को यानी कि व्हाइट सुप्रीम की पावर को अचीव कर पाता है लो की सोल को चुरा कर। तो आखिर क्या होगा और ल्यून बैम को यहाँ से जाने के लिए क्यों कहती, इस वीडियो के आंसर आपको जानने के लिए वीडियो आगे बना रहना होगा। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो नीचे वाला लाल बटन दबा दें। तो वीडियो में देखते हैं आगे। हम देखते हैं बहुत सारी व्हाइट लाइट को जो कि सोर्स थी बहुत सारे लोगों की, और वो सब इंटीग्रेट हो रही थी व्हाइट के अंदर, जो चीज क्राका भी देख रहा था। दूसरी तरफ व्हाइट ने काफी ज्यादा पावर गेन कर ली थी, और हम देखते हैं उसके अलग से एक्सप्रेशन को, जहाँ कहता है कि इतना लंबे समय हो गया था इस पूरी बॉडी को फील किए हुए, जो कि पूरी तरह से भरी पड़ी थी पावर के साथ। वहीं पे क्राका कहता है कि मुझे पता है व्हाइट कि तुम अभी अभी अपनी पावर को पाके बहुत खुश हो, लेकिन मेरे पास एक बैड न्यूज है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। काफी अजीब सी चीज थी व्हाइट के लिए, और वो चीज पूछता भी है, जब क्राका एक्सप्लेन करता है कि काफी हाई चांस है कि ओरिक मजीनो अभी भी यहीं पर हो, और अगर वो यहाँ पर आ गया इसकी ओरिजिनल पावर को सेंस करके, तो यहाँ पे काफी गड़बड़ चीज हो सकती है, क्योंकि वो टावर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। जहाँ पे व्हाइट इन सभी बातों को ध्यान से सुन रहा था। क्राका कहना था कि उससे अभी फाइट करने की जगह हमें उसे अभी अवॉइड करना चाहिए और हेल्टिन पे वापस चले जाना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे क्लोन को भी एब्जॉर्ब कर सके। और क्राका यहाँ पे सिर्फ बता ही नहीं रहा था, बल्कि वो रिक्वेस्ट कर रहा था उसके सामने कि वो एक वाइज चॉइस ले। जब व्हाइट इस चीज को सुन के थोड़ा सोचने पड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ ओरिक मजीनो के सामने हेल्डो की बॉडी पड़ी थी, जिसके अंदर अब थोड़ी सी भी जान नहीं थी, जो चीज मजीनो को तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि यहाँ पे क्या हुआ। वहीं पीछे से यूरी बज जाती है और वो कहती है कि अभी क्या हो चुका है यहाँ पर। जब वो ये भी नोटिस करती है कि दूर से काफी फ्लैशी सी चीजें दिखी थी, और इस इंसिडेंट के बाद ऐसा लगा जैसे सभी की बॉडी से कुछ निकल के कहीं चला गया हो। और वो इसलिए कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रॉब्लम हुई है वो स्पिरिट रूम के अंदर हुई है। और स्पिरिट रूम का नाम सुनते ही ओरिक मजीनो समझ जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बास्टर्ड यानी कि जो फक के लोग थे यानी क्राक और बाकी लोग ये उनका काम है। और इसी लोग कहता है गुस्से में कि वो लोग अब सॉरी फील करेंगे कि उन्होंने काम क्यों किया। यूरी ओरिक को ऐसे गुस्सा होते हुए देखकर पूछती है कि तुम क्या करने जा रहे हो। जहाँ ओरिक कहता है कि मैं उन्हें पकड़ने जा रहा हूँ और उन्हें सबक सिखाऊंगा। वही यूरी से समझाती है कि तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने गुस्से में ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया तो जितने भी कॉप्स है या मरी हुई लाशें हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और वैसे भी अभी के लिए हमें पता नहीं कि एक्चुअल में क्या हुआ है, सिर्फ बैम ने बताया था कि वो लोग वहां से आए थे, इसलिए हमें उसी से पूछना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कून बैम ऊंचाई से खड़े होकर ये सब चीज देख रहे थे कि यहाँ पे क्या अजीब सा फिनोमिना हुआ था अभी, और ये लोग विटनेस कर रहे थे सभी लोगों की मौत को कि कैसे वो लोग मूव नहीं कर रहे। और इन्हें समझ नहीं आता क्या लोग मर चुके हैं, मतलब मरे हुए तो पहले ही थे, पर जो थोड़ी भी लाइफ थी वो भी अब इनके अंदर नहीं है। और तभी बैम के पॉकेट वॉल पे उसे आवाज सुनाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि हॉकनी की और माता की थी। जहाँ हम देखते हैं माता को, जिसकी बॉडी भी लाइफलेस पड़ी थी ठीक बैम के सामने। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ। हॉकनी ये बताता है कि कुछ अजीब सा हुआ, इन लोगों ने मूव करना बंद कर दिया, और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी फ्यूचर नहीं देख पा रही। और अब कूनी बैम से ही कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पिरिट रूम के अंदर कोई सीन हुआ है। और बैम उसका नाम सुन के कहता है कि मैंने भी उसके नाम सुना तो है, जहाँ पे सारे लोगों की सोल को जमा करके रखा गया है। अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो ऐसा होना पॉसिबल है, क्या सभी लोगों की बॉडी लाइफलेस हो गई है। और क्राका भी उसी तरफ जा रहा था। वही पॉकेट बॉल पे यूरी बैम को कहते हैं कि तुमने कहा था तुम स्पिरिट रूम से आए हो, क्या तुम मुझे वहां लेकर जा सकते हो, हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं। जहाँ भी बैम का रिप्लाई था, और वो कहते हैं कि हमें कासल के एंट्रेंस पे मिलना चाहिए। फिर रून जब इस बात को सुनती है तो बैम सीधे कहती है क्या तुम सही में वापस स्पिरिट रूम की तरफ जाना चाहते हो ऑल। और साथ ही वो बैम को ये भी कहती है कि जैसा तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्राका वहाँ पे बहुत जल्दी हो सकता है, और काफी हाई चांसेस है कि तुम्हें उसका सामना करना पड़े। तो अच्छा नहीं कि तुम रैंकर्स के ऊपर ये चीज छोड़ दो कि वो आपस में फाइट करके चीजों को संभाल ले। जब बैम उनको कहता है कि मैंने एक प्रॉमिस किया था डी जा के साथ, और वैसे ही मैं खड़े खड़े देख नहीं सकता सभी को यहाँ पे फ्लोर डेथ पे से गायब होते हुए, और अगर मेरे वहां होने से उन्हें थोड़ी भी हेल्प मिलेगी तो मैं बिल्कुल वहां पे जाऊंगा। एंडोर से भी इस डिसीजन के साथ थी, जो कहती है कि हमारे साथ 2 हाई रैंकर हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कून कहता है ओरिक मजीनो हमारे साथ है, यही बहुत है हमारे लिए। और इतना ही नहीं, बैम ये भी कहता है उनको कि हमने अभी तक डीजा से थ्रोन फ्रैगमेंट की लोकेशन भी नहीं पूछी है, तो हमें वो तो करना ही चाहिए कम से कम। फिर रून फाइनली चीज के लिए मान जाती है, लेकिन बदले वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि तुम किसी तरह के खतरे में ना पड़ो।
इसके जस्ट बाद बैम अपने फ्लाइंग चिंचू पे रेडी हो जाता है जाने के लिए और कहता है कि बोरो तुम लोग मेरे ऊपर ध्यान रखना और रेचल को लेके आ जाना, ऐसे हमारा काम वहाँ पे खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डीजा के कैसल को, जहाँ पे सभी लोग पहुंच जाते हैं कुछ देर बाद। और उन्हें एक मजीनो नोटिस करता है जो कि इन सब लोगों में सबसे आगे था कि डीजा भी जमीन पे पड़ा हुआ है और अब तो उसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और जैसे वहाँ पे शांति थी उन्हें मजीनो को मानना था कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, जैसा कहीं भाग चुके हैं। लेकिन तभी रून पीछे से आती है और कहती है मुझे पता है वो लोग किस तरह भागे हैं। जहाँ पे यूरी नोटिस करती है तो एक फक की गाइड है, तो ये इनकी हेल्प क्यों करिए वाला। रून कहती है मुझे पता है यहाँ पे एक ऐसा खास रास्ता है जो सीक्रेट सिर्फ फक के लोग को पता है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकती हूँ। तो सुन के यूरी तो काफी खुश हो गया था। यहाँ पे रून की हेल्प इसलिए करी थी क्योंकि इन्होंने एक तरीके से इनके साथ ही यानी कि जो मरी हुई गाइड विश थी उसकी हेल्प की है उसका रिवेंज लेने में, तो ये ग्रेटिट्यूड का जेस्चर था इनकी तरफ। लेकिन उनका ये मानना था कि वो लोग अगर पहले निकल गए हैं तो काफी दूर हो चुके होंगे और उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल है, इसलिए लोग गाइड ही नहीं दे सकती कि अगर वहां जाएंगे तो उन्हें पकड़ पाएंगे। और एक मजनू कहता है कि उसकी चिंता तुम हम पे छोड़ दो, हम उन्हें पकड़ लेंगे क्योंकि मैं उन बास्टर्ड्स को नहीं छोड़ने वाला। वहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ ग्राका को और व्हाइट को जो कि एक पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे थे। जब व्हाइट कह रहा था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऐसे जाते हुए क्योंकि वो एक मजनू से सही में फाइट करना चाहता था। जब ग्राका समझाता है कि फाइट को बाद के लिए बचा लो, अभी तुम्हें और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है और इसके लिए हमें पहले ट्रेन पे जाना होगा ताकि हम तुम्हें ओरिजिनल बॉडी को रिक्लेम कर सके। और उसके बाद हमारे पास काफी टाइम है वो का सॉन्ग से फाइट करने के लिए, जिस पे व्हाइट भी एग्री कर जाता है। जाते क्राका के थॉट आ रहा था कि व्हाइट अब काफी ज्यादा इमोशनली बैलेंस हो गया और कंट्रोल अच्छा है। क्या ऐसे तो नहीं कि जैसे से ज्यादा सोल एब्जॉर्ब की तो उसका माइंड भी अब काफी स्टेबल हो चुका है, क्योंकि अरे पुराना वाला हाकिम होता तो ये पक्का उरिक मन से फाइट करने के लिए चला जाता। जैसे आगे बढ़ते हैं व्हाइट काफी इंपॉर्टेंट चीज पूछता है क्राका से कि हम जिस रास्ते से आए थे वो काफी जल्दी रूट था तो हम उस तरफ से क्यों नहीं गए, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है वो रास्ते से फग वालों को पता होता है। क्राका ये चीज कहता है कि ऐसे उन लोगों के साथ भी गाइड है जो कि फक से उसे भी उस रास्ते का पता होगा और हो सकता है वो हमारे पीछे है उस रास्ते पर, और इसलिए ऐसे तो हमें थोड़ा टाइम लग रहा है इस रास्ते से एस्केप करने में, लेकिन ये ज्यादा सेफ एरिया है। जहाँ पे व्हाइट चीजों सुनने सोचता है तुम काफी कॉशियस रहते हो, तुम बाइक स्लेयर से काफी अलग हो। और व्हाइट ये भी कहता है कि शायद फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाऊँ, ना कि बाकी स्लेयर से। तो सुन के क्राकर थोड़ा खुश होता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं फाइनल गेट कीपर के सामने, जहाँ पे व्हाइट इसको नोटिस करता है और कहता है ये तो फाइनल गेट कीपर है। लेकिन क्राकर चीज सरप्राइज नहीं था कि यहाँ पर है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी सोल खोने के बाद भी आखिरी बंदा जिंदा कैसे हो सकता है। तभी क्राकर नोटिस करता है कि ये बंदा मर चुका है, जहाँ पे व्हाइट कहता है क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है। लेकिन अगले मोमेंट उनके ऊपर बौछार हो जाती है बैम्बूस की, यानी वहाँ पे बहुत सारे बास आने लगते हैं आसमान से जो कि था बैम्बू शिंशु अटैक। व्हाइट क्राकर को बचा लेता है, उन सारे अटैक को आराम से बच जाता है। जहाँ पे वो ये भी कहता है कि लगता है ये किसी तरह का पपेट है जो कि किसी ने डिजाइन किया डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी लिविंग चीज को जो भी यहाँ से पास करेगी। और क्राकर इस बात सुन कहता है कि अगर कोई इतनी खतरनाक चीज बना सकता है तो यानी कि वो बंदे का टेक्निकल एक्सपर्टीज सही में अलग ही लेवल का है। लेकिन व्हाइट कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है उस बंदे की आइडेंटिटी को ढूंढने का जिसने इसे बनाया है, तो इसलिए हमें फटाफट यहाँ से चलना चाहिए। कि अगले मोमेंट हम देखते हैं व्हाइट को जो कि गेट के ऊपर एकदम जस्ट पास था और उसे डिस्ट्रॉय करने से पहले बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया, अब रेस्ट करो। और कहने के साथ ही वहाँ पे उस पूरी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और पहुंच जाता है उस फाइनल जगह पे जिस होल का यूज करके वो लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले थे। और व्हाइट यही चीज कंफर्म करता है क्राका से भी कि इसका यूज करते वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जाने से पहले व्हाइट अपने मन में सोचता है रेचल के बारे में और बाकी लोग के बारे में, जहाँ कहता है मेरे दिमाग में अभी वो लोग हैं, ऐसे तो मुझे उनकी अब जरूरत नहीं है तो उन्हें छोड़ के चलते हैं। लेकिन जैसे वो दोनों आगे मूव करते हैं व्हाइट कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करता है। क्राका पूछता है कि आखिर क्या हो गया, जब व्हाइट कहता है कि कुछ अजीब सी चीज हो रही है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे किसी ने जबरदस्ती बहुत बड़े प्रेशर के अंदर दाब रखा हो। और तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैं सोच रहा था कि मेरे पपेट को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया। वही अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं इवान को जिसके शक्ल से पसीने छूट रहे थे, जो कह रहा था कि मुझे तो लगा था हेल्जो को हराने के बाद उससे निपटने के बाद हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। जहाँ हम देखते हुए आइस वॉल के अंदर बंद है और उसके सामने खड़ी है ग्रैमजाद और उसका आदमी क्रांका। और यहाँ पे ग्रैमजाद कहते हैं सीरियसली तुम ये बात कह रहे हो, तुम गाइड हो वो भी जहाद फैमिली से, और हमें चाह के भी तुम्हारा मुंह बंद रखना ही पड़ेगा ताकि तुम बाहर हमारे बारे में कुछ बोल ना दो। अब इवन चिल्लाने लगता और कहता है मैं सोच रहा था तुम मुझे यहाँ क्यों पकड़ के लाई हो, तो क्या ये रीजन था। ग्रैमजाद कहती है अब इसमें मैं वाला कुछ नहीं कर सकती, यही फ्यूचर है और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि यार गलती से भी जात को पता लग गया कि मैं यहाँ पर हूँ,
लेकिन इवान हंसते हुए कहता है कि मैं उन्हें नहीं बताने वाला। अभी ग्रैमजाद को ज्यादा विश्वास नहीं होता, लेकिन इवान कहता है कि चाहे मैं ज़ाद फैमिली का पार्ट क्यों ना हूँ, लेकिन मैं पहले एक गाइड हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी का पाथ खराब नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए ताकि मैं पावर में बने रहूं। और इवान अब सीरियस हो जाता है और कहता है कि उरेक मजीनो आपके लिए एक सेवियर है प्रिंसेस, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं उससे पंगे लूं। और ये सुनने के साथ ही ग्रैमजाद अपना सामान फेंक देती है और कहती है अपने आदमी को, ठीक है तो इसे जाने दो। यहीं पे इवान पूछता है कि मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, और ग्रैमजाद उसकी तरफ काफी ध्यान सुनने लगती है। और इवान कहता है कि ये फैक्ट कि आप यहाँ पे छुपे हो इतने समय से, और ये इन्फॉर्मेशन अभी तक फ्लोरोडेस से बाहर नहीं गई है, यानी कि ज़ाद फैमिली तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, थ्रोन भी यहाँ पे इतने लंबे समय से प्रिजर्व करके रखा गया है, और कोई भी गलती से भी ट्रेसपास नहीं किया इस जगह में। यहाँ तक कि ज़ाद फैमिली की भी कोई आदमी जिसको इस जगह से नफरत है। लेकिन ये तो काफी इम्पॉसिबल सी चीज है, बिना किसी पावरफुल आदमी के देखे हुए, यानी कि जो तुम्हारे ऊपर हाथ रख रखा है, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है। और अब इवान सीधे सीधे कहता है, आपकी कोई मदद कर रहा है ना प्रिंसेस ज़ाद, कोई बहुत ही पावरफुल। ग्रैंडज़ाद फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है चीज, और उसे बताती है कि बहुत लंबे समय पहले किसी ने मुझे यहाँ से बच के जाने में मदद की थी। उसने मुझे यहाँ सेटल होने में मदद की फ्लोरोडेथ पे, और उसने ये भी डिसाइड किया कि वो किसी को यहाँ से बाहर नहीं आने देगा, ना ही किसी को बाहर से अंदर जाने देगा। वैसे तो मुझे ये नहीं पता कि उसने मेरी मदद क्यों की, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम और ज्यादा इन सब बातों में पता लगाने की कोशिश मत करो। और मैं जानती हूँ तुम इतने समझदार हो कि तुम इस बात को खुद ही समझते हो कि टावर में कुछ ऐसे लोग हैं, या ऐसा कहे 10 ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं इस टावर के अंदर। ये बात सुन के तो इवान के आगे फटी फटी रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ वापस सीन शिफ्ट होता है और व्हाइट को हम देखते हैं, जिसके सामने एक बंदा खड़ा था जिसका अलग ही ऑरा था। जहाँ पे वो बंदा कह रहा था कि मैं सोच ही रहा था कि मेरी पपेट को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया, लगता है कोई बहुत ही बड़ा कीड़ा यहाँ पे घूमते फिरते आ गया है। और यहाँ पे व्हाइट ही फील करता है कि बिल्कुल वैसा ही ऑरा है, वैसी फीलिंग है जो उसे आती थी अपने फादर को देख के। वही हम देखते इस पर्सन को जो कह रहा था कि एक बग तो एक बग ही रहेगा, यानी कीड़ा तो कीड़ा ही रह सकता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होता है और हमें पता लगता है कि ये बंदा 10 ग्रेट फैमिली में से एक लीडर है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं इवान को, जो कि सरप्राइज और शॉक तो था ही, लेकिन वो पूछता है ग्रैंडज़ाद से, क्या तुम्हारा मतलब है 10 ग्रेट बंदे यानी कि फैमिली लीडर्स में से कोई एक तुम्हारी मदद कर रहा है, और वो बंदा एक गद्दार है, लेकिन वो कौन हो सकता है और भला इसके पीछे क्या रीजन है। लेकिन ग्रैंडज़ाद उसे वापस समझाती है, मैं तो अभी कहा था ना, तुम इसके बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, वैसे भी तुम्हारे जाने ना जाने से कुछ बदलेगा नहीं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन ने मेरी हेल्प की थी डीशा और डीजा को इस जगह पे सेटल करने में, और यहाँ पे उसने कम्प्लीटली एक स्पेल डाला था ताकि इस पूरे ऑर्डर को प्रिजर्व कर रखा जाए और थ्रोन को भी छुपा के रखा जा सके। और उसी बंदे ने एन्यू के जाने के बाद डीशा और डीजा की भी हेल्प की थी। यही वो बंदा था जिसने बाहर से आने वाले किसी लोग को रोक दिया था ताकि कोई एंटर ना कर सके और चुरा ना ले थ्रोन को, और जो भी लिविंग चीजें आती थी उनके सोल को चुराने वाला भी यही बंदा था। और वो बंदा मेक श्योर करता था कि इसके सिस्टम में कोई बाहर से आए तो उसी के अंदर फंसा रह जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है उसी बंदे की चॉइस हो ताकि फक के पास आज थ्रोन है और आज के समय में तुम लोग यहाँ पर हो, ये भी उसी की चॉइस है या ऐसा कहे उसी के प्लान का पार्ट है। और मैं तो तुम्हें इतना ही कहूंगी, इन सब चीजों में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि हम जितना सोचेंगे उतना हेल्पलेस फील करेंगे। इन दूसरी तरफ व्हाइट इस बंदे को अपने सामने देखा था, उसे पता था कि एक 10 फैमिली लीडर है, क्योंकि इसका ऑरा बिल्कुल उसके फादर जैसा था। और अब यहाँ पे व्हाइट काफी डरा हुआ सरप्राइज था और वो कहता है कि तुम एक फैमिली लीडर हो। पास में क्राका भी काफी ज्यादा हिल चुका था, क्योंकि उसने पहली बार इन पर्सन किसी को देखा था जो कि खुद एक लीडर हो 10 फैमिली में से। लेकिन व्हाइट यहाँ पे कहता है कि जैसे इसकी ड्रेस है और इन सब अपीयरेंस से जज करके उसे लगता है कि पाओ विदाओ फैमिली का लीडर है, लेकिन वो यहाँ पर क्यों है और यहाँ पे क्या कर रहा है। वही हम देखते हैं पाओ विदाओ फैमिली के इस लीडर को, जो कह रहा था तो तुमने वो सोल चुराई है। व्हाइट इस बात को ध्यान से सुन रहा था। ये बंदा कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एरी फैमिली में चोर भी रहते हैं और एरी फैमिली के अंदर ये संस्कार दिए जाते हैं कि वो लोग चोर बन जाएं। व्हाइट को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ पे ये बंदा कहता है कि लेकिन देखो, तुम्हें देखने से ये तो पता लग रहा है कि जो चोरी तुमने की उसका तुमने दाम चुका दिया है। जहाँ पे ये चीज व्हाइट को समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये बंदा कहता है कि जाओ और बाहर जाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकने वाला। जहाँ पे व्हाइट सोच रहा था कि भला ऐसा क्यों कह रहा है और ये मुझे क्यों नहीं रोकेगा, आखिर ये बास्टर्ड करना क्या चाहता है। लेकिन व्हाइट यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहता था और अपनी पूरी पावर का यूज करके वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ देखते और एक मजीनी को र्यून को, जहाँ पे वो काफी तेज से यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। र्यून कहती है, लगता है किसी रीजन की वजह से क्राक का नीचे प्रिडिक्ट कर लेती मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, और इसलिए किसी अलग रास्ते से चला गया।
पर रून काफी अच्छा फील नहीं करी थी क्योंकि वो एक मजनू पार्क से इतने जल्दी यहाँ पर आए थे कि उसका दिमाग घूम रहा था वहीं पे। लेकिन ये चीज कहते हैं कि अच्छा कि दो टीमें बट गए और इनकी दूसरी टीम अब दूसरे रास्ते पर होगी। लेकिन फिर भी रून चाहती थी कि उनके साथ कोई डेंजरस ना हो जाए। जहाँ हम नोटिस करते हैं बॉन्ग बॉन्ग को और यूरी जहाद को दूसरे रास्ते पे। अच्छे से वो उन पे और एक मजीनो पॉकेट बॉल का यूज करके यूरी से पूछता है कि तुम लोग कहाँ पर हो। यूरी बताते कि हम अभी भी एग्जिट के पास पहुंचने वाले हैं। जहाँ और एक मजनू अपनी साइड से इन्फॉर्मेशन देता है कि वो लोग उस रास्ते पर तो बिल्कुल नहीं है और उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो लोग यहाँ पे मिलेंगे। और इसलिए यूरी अब और जल्दी आगे बढ़ने लगती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो बाकी लोगों को कहती है कि आगे काफी चांस है कि वो मिल जाए यानी क्राका, और उनकी जो फाइट होगी काफी डेंजरस होगी। इसीलिए जब यूरी सिग्नल देगी तो लोग बॉम्ब वॉम्ब का यूज करके यहाँ से निकल जाए। लेकिन उसी पॉइंट पे यूरी कुछ नोटिस करती है उस होल की तरफ। वहीं दूसरी तरफ देखते और एक मजीनों को जो भी कुछ अलग चीज से सेंस कर लेता है तो लग जाता है कहीं ऐसा तो नहीं। और वही वापस सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है वाइट को जो कि गिर रहा होता है नीचे की तरफ। ये ऐसा कहे उसे खींच लिया था फ्लोर डेथ ने अपनी तरफ। और ऐसा होता है देखकर क्राका वाइट से पूछता है कि तुम भला क्या कर रहे हो। क्राका भी काफी पजल था कि यहाँ पे चल क्या रहा है भला। जस्ट एक मिनट पहले वाइट अपनी पावर का यूज करके यहाँ से निकलने वाला था बिना किसी के बीच में आए। लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की कि अपने आप फ्लोर डेथ की तरफ खींचा चलाया जैसे कि किसी अनसीन पावर ने उसे ब्लॉक कर दिया हो। क्या इसका ये मतलब तो नहीं। और वही भी वो जो बंदा था यानी फैमिली लीडर वो कहता है तो इसका मतलब तुम्हें नहीं पता जो चीज तुमने अभी ऑब्टेन की है यानी कि यहाँ पे जो इमोर्टैलिटी मिलती थी उसके बदले में सारी सोल्स को स्पिरिट रूम से बंधे रहना पड़ता था। और यही वो श्राप था जो कि इन सभी लोगों के ऊपर लगा था कि कोई भी जगह छोड़ के नहीं जा सकता। और इस कर्ज का सुनते ही वाइट की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। क्राको भी सामने आ जाता है कि जो कर्ज था वो तोड़ा नहीं गया था। ऐसे तो हाकिम ने वो पावर एब्जॉर्ब कर ली थी लेकिन वो कर्ज अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। जब वाइट कहता है कैसी रिडिकुलस बात है, मैं यहाँ से जाके रहूंगा, मेरे को अभी भी अपनी पूरी पावर को ऑब्टेन करना है। पाविलो फैमिली का लीडर यानी कि गुस्तांग कहता है कि तुम एक थोड़ी सी पावर पाने के चक्कर में अभी जगह से बंद गए हो। वो काफी ध्यान से इसकी तरफ देखकर कहता है तुम सही में काफी पुअर लिटिल बग हो। और सिर्फ इतना ही नहीं ये बंदा ये भी कहता है जो इनफिनिटी के साथ तुम अपने पिता को देखते थे या जो तुम सेंस करते थे कि तुम अपने बाप के बराबर के नहीं हो, उसकी वजह से आज तुम देखो कहाँ फंस गए, एक ऐसी जगह पे जो कि नर्क से कम नहीं है और तुम यहाँ से कभी निकल भी नहीं सकते। वाइट कहता है कि डैमेट अपना वो बंद करो, ऐसे तो शॉर्ट की तक कोई भी पहुंच नहीं सकता। जहाँ पे वो एलिफेंट ने कासल के ऊपर बनी खतरनाक शॉर्ट की बात कर रहा था वो कहता है तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। कहने के साथ ही वो वापस से बाहर निकलने का ट्राई करता है अपनी पूरी पावर का यूज करके। जहाँ पे बंदा सिर्फ खड़े खड़े देखता है लेकिन वाइट अपनी पूरी पावर का यूज करने के बाद भी जब चिल्ला रहा होता है कि मैं इस कर्ज को तोड़ दूंगा, ये स्टूपिड है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। मल्टीपल प्रयास करने के बाद भी और अलग अलग पावर के इस्तेमाल के बाद भी वो वापस नीचे गिर जाता है जहाँ भी काफी ब्राइट लाइट के जैसे फॉल होने लगता है। और हम देखते हैं फाइनली वाइट को वापस जमीन में पड़े हुए जो कि अब हाफ रहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ पाविदाओ का ये जो लीडर है वो बंदा स्माइल करने लगता है वाइट को देख के। वहीं पे वाइट को अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसका थॉट ऐसा था कि जैसे कि वो जो जगह या वो होल है वो काफी ज्यादा दूर है, इतना दूर कि कोई पहुंच ही नहीं सकता। इन दूसरी तरफ ये लीडर से कहता है यू पुअर थिंग, तुम्हें सिर्फ खुद को ब्लेम करना चाहिए जो तुमने दूसरों के साथ किया सिर्फ पावर को ढूंढने के लिए। लेकिन अब टाइम आ गया है तुम्हारे पापों की सजा मिलने के लिए और तुम्हें वो चीज वापस भी कर देनी चाहिए। जिसके साथ ही वो सारी सोल्स की पावर को उसके अंदर से निकाल लेता है एक ही बार में। हम देखते हैं कोलोसल सोल को वाइट की बॉडी से निकलते हुए और सीधे इस लीडर के हाथ में आते हुए किसी बॉल की तरह। जो देखे तो वाइट अब और भी ज्यादा डर चुका था, उसका चेहरा इतना सफेद पड़ गया था जो देख के अलग से लगता है। वहीं पे ये बंदा कहता है कि तुम ज्यादा डरो मत, मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं लेने वाला। और अब इनकी बातचीत चल ही रही थी तभी पीछे से आ जाता है और एक मजीनो ये कहते हुए हे गुस्तांग। यहाँ पे ये बंदा नोटिस करता है कि और एक मजीनो यहाँ आने के लिए स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर दिया यानी कि एक शॉर्टकट बना लिया अपनी पावर से। वहीं और एक मजीनो पूछता है कि तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो। गुस्तांग इस चीज को देखकर कहता है कि तुम्हें सही में यहाँ पे कोई अर्जेंट बिजनेस होगा, आखिर तुम स्पेशल डिस्ट्रॉशन का यूज करके इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आए। और अगर तुम्हें थोड़ी सी मिस्टेक की होती चीजों करने में तो जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है वो सभी खत्म हो जाते। लेकिन वैसे मजनू कहता है यहाँ पे शट अप मैन, मैंने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उस सीधे कहता है कि तुम्हारा किससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और एक मजनू कहता है कि तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्यों करूँ। उसके साथ वो कहता है कि इनफ, बहुत हो गया इन सब बेफालतू की बातों में, वो जो सोच तुम्हारे हाथ में है वो मुझे वापस करो। गुस्तांग अपने हाथ की तरफ उस बॉल को दिखाते हुए कहता है क्या तुम इन सोल्स की बात कर रहे हो।
और यह गुस्तान कहता है क्या तुम भी इन सोल्स की पावर के अंदर इंटरेस्टेड हो? जहाँ पे मजनू कहता है पावर वो मुझे नहीं चाहिए, उसके अंदर एक सोल है जो कि मेरे फ्रेंड की है, समझे बास्टर, तो इसे फटाफट वापस कर दो। गुस्तान को सुन के थोड़ा सरप्राइज होता, कहता है तुम अपने दोस्त की याद कर रहे हो, तुम यहाँ के लिटिल सोल में से अपने आप को एक दोस्त भी मानते हो। जो सुन के उन्हें कहता है कि उन्हें लिटिल कहना बंद करो, जो कोई लिटिल मैन नहीं है बल्कि मेरा दोस्त है। जो सुनने के साथ ही गुस्तान हंसने लग जाता है तेज से, जहाँ पे उन्हें उसको हंसते देख के पूछता है क्या तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जहाँ पे गुस्तान कहता है तुम हमेशा मुझे अमेज फील करा देते हो। गुस्सा और एक मजनू की तरफ देख के सीरियस होकर कहता है कि ऐसे में समझ सकता है एक तरीके से कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर कोई वेल जो कि तुम्हारे साइज की है सडनली किसी छोटे से फिश बॉल के अंदर फंस जाए क्या होता है। वहीं पे वो कहता है कि ऐसे तो मुझे लग रहा है कि ये बात मैंने तुम्हें बहुत बार बोली है और ये बोलते बोलते मेरा मुंह थक चुका है, लेकिन शायद मैं एक बार और कहूंगा कि यहाँ पे तुम्हारे जितने जो इक्वल लोग हैं वो सिर्फ 10 फैमिली के लीडर और खुद किंग सहाद है, और उनके लिए वो खाई सॉन्ग या जो भी तुम छोटे छोटे गेम खेलते रहते हो अपने दोस्तों के साथ, वो सभी चीजें सिर्फ एक डिसेप्शन है, एक माया है। लेकिन अभी के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी सोल्स को वापस वहीं भेज दूंगा जहाँ ही बिलोंग करती थी। जो सुन के बदन कहता है ओह रियली, जिसपे गुस्सा कहता है हाँ। गुस्सा कहता है कि वैसे भी मैं भला ये नहीं चाहता कि तुम अपने टॉप को उड़ा लो और मेरी फैमिली को एनलाइट कर दो। जो सुनकर एक मजीना अपने सर पकड़ के हंसने लगता है, कहता हाँ तुमने सही में सही चॉइस ली है और तुम्हें बिल्कुल वही करना चाहिए अगर तुम मरना नहीं चाहते जो मैंने कहा है। और इस इवेंट पे हम देखते हैं उरेक को, जो नोटिस करता है यूरी जहाद को, और यहाँ यूरी पूछते है कि वेट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? गुस्सा कहता है वेट उलेक मजीनो, जो मैंने अभी पहले कहा था उस गलती को मेरे को थोड़ा सा करेक्ट करना है। और वो कहता है यहाँ पे उन लोगों से ज्यादा भी एक आदमी और है, यानी कि 10 फैमिली मेंबर साथ के अलावा कोई और एक बंदा है जो कि उरेक मजीनो के बराबर है। यहाँ पे हम बैम को देखते हैं जो कि इन लोगों के साथ आ गया था। वहीं पे गुस्तान कहता वो पीपल जो कि वर्ती और योग्य हमारे सेम पोजीशन में खड़े होने की। जब एक पूछता है वो कौन है, और तभी गुस्तान बैम की तरफ देखी कहता है वेलकम सन ऑफ आर्लिन। और यहाँ पे गुस्तान कहता है कि फाइनली मैं तुम्हारा चेहरा देख पाया, मेरा नाम है पो विदाओ गुस्तान और मैं काफी लंबे समय से तुम्हारा वेट कर रहा था, और मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुमसे एक फेवर मांग सकूं। जहाँ पे बैम एक चीज सुनने काफी शॉक हो गया था। इसी के अगले इवेंट सीन शिफ्ट हो जाता है और फोकस करता है एक लड़की पे जिसको हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, जो चिल्ला रही थी योद्धा योद्धा। और यहाँ पे हम देखते हैं उस लड़की को जो कि इस योद्धा से पूछ रही थी कि तुम मतलब किस तरफ देख रहे हो, मैं आने में थोड़ा लेट तो नहीं हो गई। जहाँ पे वॉरियर कहता है तुम बहुत ही ऑब्वियस चीजें मुझसे पूछ रही हो, ध्यान से देखो मैं अपने शिकार को देख रहा हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे कोई और नहीं, ये वॉरियर था रैक, जिसके सामने एक अलग ही वर्ल्ड था। जिसके साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है यहीं पर। रैक के कमबैक के साथ ही आज के एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमने पहली बार देखा एक 10 फैमिली लीडर को, यानी कि पाविदा फैमिली से गुस्तांग को। वहीं दूसरी तरफ हमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीज भी सुनने को मिली कि कैसे गुस्तांग ने कहा कि यूरेक मजीनो सिर्फ 10 फैमिली लीडर और किंग जहाद के बराबर ही है, बाई साइड लोग एक माया है, एक डिल्यूजन है। लेकिन वो अपनी बात को करेक्ट करते हुए ये भी कहता है कि यहाँ पे एक और बंदा है, और वो इस टाइम इशारा कर रहा था बैम की तरफ। वहीं दूसरी तरफ आखिर रैक जो कि नेम एंड स्टेशन पे गायब हो गया था, वो एक अजीब सी जगह पे क्या कर रहा है और वो किस चीज का शिकार करने में लगा है, और वो लड़की कौन है जो उसे योद्धा योद्धा करके बुला रही है। तो इन सभी चीज़ों के आंसर आपको मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके सजेस्ट करें कि आपको और कौन सी चीज़ों के ऊपर वीडियोस चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।